हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने रिज़र्व मनी और मनी मल्टीप्लायर के कंसेप्ट को पढ़ा। हमने देखा कि रिज़र्व मनी को M0 से डिनोट किया जाता है और इसे हाई पावर्ड मनी, बेसिक मनी, प्राइमरी मनी और मॉनेटरी बेस भी कहा जाता है। और आज की इस वीडियो में हमारा फोकस होने वाला है उस पैसे पर जो कि हमारी इकोनॉमी में मौजूद है। इस पैसे को हम लोग कहते हैं स्टॉक ऑफ मनी और इस पैसे को 4 मॉनेटरी एग्रीगेट्स द्वारा मेज़र किया जाता है। ये 4 मॉनेटरी एग्रीगेट्स हैं M1, M2, M3 और M4। बट इससे पहले कि हम इन 4 मॉनेटरी एग्रीगेट्स की बात करें, हमें सबसे पहले स्टॉक ऑफ मनी को समझना होगा। देखिए, हमारी इकोनॉमी में जितना भी पैसा है उसे 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला कंपोनेंट है करेंसी इन सर्कुलेशन, दूसरा कंपोनेंट है डिपॉजिट्स विद RBI, तीसरा कंपोनेंट है वो पैसा जो कि बैंक्स के पास रखा हुआ है और चौथा कंपोनेंट है वो पैसा जो कि पोस्टल ऑफिसेज में जमा कराया गया है। अब ध्यान दीजिए कि हम लोग यहाँ पर किसी भी इस तरह के पैसे की बात नहीं कर रहे हैं जिसे गोल्ड या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया गया है, और वो इसलिए क्योंकि उस पैसे को मनी सप्लाई का पार्ट नहीं माना जाता। अब अगर हम लोग वापस से स्टॉक ऑफ मनी की बात करें तो जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है करेंसी इन सर्कुलेशन। और करेंसी इन सर्कुलेशन 2 तरह की हो सकती है। एक तो वो जो जनरल पब्लिक के हाथ में है कैश के रूप में, और दूसरा वो पैसा जो कि बैंक का अपना पैसा है और बैंक ने उसे कैश की फॉर्म में अपने पास रखा हुआ है। इसी तरह RBI के पास जो डिपॉजिट्स हैं उन्हें भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक तो वो डिपॉजिट जो कि बैंक्स ने RBI के पास रखे हुए हैं, और इसके अलावा जितने भी बाकी डिपॉजिट्स RBI के पास हैं उन्हें हम लोग कैटेगराइज करते हैं एज अदर डिपॉजिट्स विद RBI। अब आती है बात बैंक्स की। तो बैंक्स के पास जो भी पैसा है उसे हम लोग 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला कंपोनेंट है डिमांड डिपॉजिट और दूसरा कंपोनेंट है टाइम डिपॉजिट, जिसे हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट भी कहते हैं। और यही सेम क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट करता है उस पैसे के लिए जो कि पोस्ट ऑफिस के पास है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इन चारों कंपोनेंट्स के 2-2 पार्ट्स हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ये भी देखना ज़रूरी है कि इनमें से कौन सा पार्ट परसेंटेज वाइज हैवी है, ताकि हम अंदाज़ा लगा पाएँ कि हमारी इकोनॉमी का ज़्यादातर पैसा कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अगर हम लोग बात करें करेंसी इन सर्कुलेशन की, तो यहाँ पर 95% पैसा लोगों के पास कैश की फॉर्म में है। बैंक्स के पास जो अपना कैश है वो इसके सामने ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें डिपॉजिट्स विद RBI की, तो RBI के पास जितने भी डिपॉजिट्स हैं उसका 90% पैसा बैंक्स द्वारा डिपॉजिट किया गया है। बाकी जो अदर डिपॉजिट्स हैं वो सिर्फ 10% ही हैं। इसके बाद अगर हम लोग बैंक्स और पोस्टल ऑफिस की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर पैसा टाइम डिपॉजिट यानी फिक्स्ड डिपॉजिट्स की फॉर्म में है, और ये परसेंटेज लगभग 85% तक है। इसके मुकाबले डिमांड डिपॉजिट में रखा हुआ पैसा लगभग 15% ही होगा। एंड आउट ऑफ ऑल दीज अगर पूछा जाए कि हमारी इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पर है, तो आंसर होगा बैंक्स के टाइम डिपॉजिट में। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पैसा लोगों के पास है और तीसरे नंबर पर है बैंक्स के डिमांड डिपॉजिट्स। तो अब तक हम लोगों ने जाना कि हमारी इकोनॉमी में पैसा कहाँ कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था क्योंकि इसी के बेस पर RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए कि आपके पिताजी हर महीने खर्चे के लिए आपको 10,000 रुपये भेजते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि अब से वो हर महीने सिर्फ 3,000 रुपये ही भेजा करेंगे। तो वैसे में आप क्या करोगे? तो वैसे में डेफिनेटली आपको अपने बहुत सारे खर्चों को कट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने पिछले महीने के खर्चों को देखो तो आप आसानी से इस चीज़ को एनालाइज़ नहीं कर पाओगे कि किन खर्चों को आप कट करोगे, क्योंकि पिछले महीने में ऐसे कई सारे खर्चे होंगे जहाँ पे आपने कुछ ईयरली सब्सक्रिप्शंस लिए होंगे, कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो कि सिर्फ वन टाइम खर्चे थे, कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो कि डेली खर्चे हैं, और कुछ वीकली खर्चे भी हो सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ पिछले महीने के हिसाब से एनालिसिस करोगे तो आप सही एनालिसिस नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको सबसे पहले अपने खर्चों की लिस्ट बनानी होगी और फिर देखना होगा कि इनमें से कौन से खर्चे आप ईयरली करते हो, कौन से खर्चे मंथली करते हो, कौन से खर्चे वीकली करते हो, और कौन कौन से आपके डेली खर्चे हैं। और इस तरह सेग्रीगेट करने के बाद आप अपने उन खर्चों को स्ट्राइक आउट कर पाओगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। कहने का मतलब ये कि जब आप अपने वीकली खर्चों को देखोगे तो आपको अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा, जब मंथली खर्चों को देखोगे तो अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा, डेली खर्चों को देखने के बाद अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो इस तरह के पर्सपेक्टिव के बेस पर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे। अब वापस से अगर हम लोग अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम पर चलें तो यहाँ पर RBI के सामने जो प्रॉब्लम है
वो ये है कि यहाँ पर स्टॉक ऑफ मनी जो हम लोग देख रहे हैं, इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब की लिक्विडिटी डिफरेंट है, और इसीलिए स्टॉक ऑफ मनी को 4 डिफरेंट मॉनेटरी एग्रीगेट्स में सेग्रीगेट किया गया है। ये 4 मॉनेटरी एग्रीगेट्स हैं M1, M2, M3 और M4। इस तरह का सेग्रीगेशन मनी सप्लाई को एनालाइज और मॉनिटर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और हमारा सेंट्रल बैंक इस तरह के सेग्रीगेशन के बेस पर ही हमारे देश की मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये मॉनेटरी एग्रीगेट्स किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। अब यहाँ पर इस लिस्ट में हम लोग M0 यानी रिजर्व मनी को भी शामिल कर लेते हैं। इससे हम लोगों को एक बेटर पर्सपेक्टिव मिल पाएगा। तो चलिए सबसे पहले यही देख लेते हैं कि M0 को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, अगर हम लोग करेंसी इन सर्कुलेशन और RBI के पास जितनी भी डिपॉजिट्स हैं उन सबको ऐड कर दें तो ये जो वैल्यू आएगी ये होगी M0। इसके अलावा अगर हमें M1 को कैलकुलेट करना है तो हमें देखना होगा कि पब्लिक के पास कितना फिजिकल कैश है, उसके अलावा RBI के पास कितने अदर डिपॉजिट्स हैं, और हमारे देश के सारे बैंक्स के पास कुल मिलाकर कितने डिमांड डिपॉजिट्स हैं। इसके बाद अगर हमें M2 को कैलकुलेट करना है तो हमें M1 के ऊपर पोस्टल ऑफिस के सारे डिमांड डिपॉजिट्स को भी ऐड करना होगा। इसी तरह अगर हमें M3 को कैलकुलेट करना है तो हमें M1 के ऊपर के सारे बैंक्स के टाइम डिपॉजिट्स को भी ऐड करना होगा, और M4 को कैलकुलेट करने के लिए हमें M3 के ऊपर पोस्टल ऑफिस के डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट्स दोनों को ऐड करना होगा। अब यहाँ पर ये तो हम जानते ही हैं कि M0 रिजर्व मनी है जो हमारी इकोनॉमी की बेस लेवल ऑफ मनी सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। इसे हाई पावर्ड मनी, बेसिक मनी और प्राइमरी मनी भी कहा जाता है, और इसे बाकी सभी फॉर्म ऑफ मनी का सोर्स माना जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है ये सब हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहाँ पर ये जो M1 और M2 है ये मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी है क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस के लिए रेडिली अवेलेबल है। इसे नैरो मनी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बैंक्स के टाइम डिपॉजिट्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारी इकोनॉमी का सबसे ज़्यादा पैसा बैंक्स के टाइम डिपॉजिट्स में ही रखा है, और यही रीज़न है जिसकी वजह से M3 और M4 को ब्रॉड मनी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बैंक्स के टाइम डिपॉजिट्स को इंक्लूड किया गया है। इनफैक्ट बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में तो मनी सप्लाई का मतलब ही M3 है, और अगर हमारी इकोनॉमी में M3 ज़्यादा है तो इसका सीधा मतलब ये है कि हमारे बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा है और वो ज़्यादा लेंडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए कि M4 के केस में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो हमने देखा कि M1 और M2 नैरो मनी को रिप्रेजेंट करते हैं और M3 और M4 ब्रॉडर मनी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए लिक्विडिटी की तो लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है M1 के केस में और सबसे कम होती है M3 और M4 के केस में। और जो फॉर्मूले हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये थी डिटेल्स स्टॉक ऑफ मनी और मनी एग्रीगेट्स यानी M1, M2, M3 और M4 की। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्स तावा की प्लेलिस्ट को देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स तावा।